हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी वर्ल्ड। ये जो थर्ड सीरीज़ चल रहा था हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का, उसका थर्ड लेक्चर है। ठीक है, तो मेक श्योर आप 1 और 2 जरूर देख लें। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, इससे जो पहले वाले टॉपिक थे वो सब जरूर देख लें। आज हम लोग 3 बारे में बात करेंगे। पहला है मेजर चैलेंजेस टू द इंटरनल सिक्योरिटी, फिर है मेजर चैलेंजेस क्या क्या है, और फिर थर्ड हो सके तो हम लोग बात करेंगे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। मानता हूँ फ्रेंड्स कि मैं थोड़ा सा डिले हो रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिनों से मुझे कुछ ज़्यादा ही फीवर था और मैं खास भगवान की दुआ से मैं अब ठीक हो चुका हूँ। तो मैं चाहूँगा कि अब मैं वीडियो जो है कंटिन्यू रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब से हमारा भारत आज़ाद हुआ है ना, तब से बहुत सारी प्रॉब्लम रही हैं इंडिया में। जैसे कि जम्मू कश्मीर वाला जो इशू है, जैसे कि हमारा जो भी पार्टीशन हुआ था इंडिया का, तो इस ओर कहीं ना कहीं हमारा पाकिस्तान था और इधर कहीं ना कहीं वेस्ट ये भी पाकिस्तान का कंट्रोल में था। और ये जो छोटा सा हिस्सा है, या फिर हमारे लिए तो बहुत बड़ा हिस्सा है, ये भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के कंट्रोल में रहा था। ठीक है, तो यहाँ से फंडिंग करना, ये सब क्या, लोगों को बहकाना, उन्हें ये बताना कि ये लोग काफिर हैं, ऐसी ऐसी बातें। तो पाकिस्तान बेसिकली यही सब करता था। तो ये सब जो हुआ करता था ना, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए थ्रेट था। तो ये जो जब से हमारा भारत आज़ाद हुआ, तो ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का एरिया हमारे लिए हमेशा से चैलेंजेस राह से भरा पड़ा था। The division of the pre-independence India into two nations result in large-scale enforced violence that claim millions of life। देखिए, जब हमारा देश का पार्टीशन हुआ था, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान बन रहे थे, तो बहुत सारे लोग इधर से इधर जा रहे थे, हिंदूज, और मुस्लिम इधर से इधर जाने लगे। ठीक है, तो इस बीच में जो भी मुस्लिम इधर से इधर आ रहे थे, यानी कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे थे हिंदूज, ठीक है, तो उन सभी को मार दिया जा रहा था। और बोल सके तो उन्हें यहाँ पे आने से पहले ही ट्रेन में मार मार के भेजा जा रहा था, जिंदा काट दिया जा रहा था। अगर ये देखना है तो भाई तो आप गदर देखें। ठीक है, गदर में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। और जो मुस्लिम यहाँ से हिंदुस्तान से उठ के इधर जा रहे थे, उन्हें भी मार दिया जा रहा था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो वायलेंस था ना, बहुत हाई था। कहाँ पे, इस एरिया पे, फिर इस एरिया में, यहाँ पे, उसमें बहुत ज़्यादा हाई वायलेंस देखा गया था। लगभग मिलियंस ऑफ लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। और ये किसकी, 10 born the menace of communism which was visible again and again in the various root thread। और वो जो जन्म लिया गया था कम्युनल वार, ठीक है, वो जो कम्युनल वार हुआ था, उसका जो थ्रेट है वो आज भी देखा जा रहा है। अगर मान लीजिए कि कहीं ना कहीं हमारे जो नूह का भी जो हरियाणा था ना, यहाँ पे अभी था नहीं, मीनवाइल है यहाँ ना कहीं हरियाणा है। ठीक है, और यहाँ कहीं नूह है। ठीक है, तो ये नूह में फिलहाल जो लड़ाई हुई, तो कम्युनल दंगे हुए थे, धर्म के नाम पे दंगे हुए थे। तो ये जो दंगे हुए वो किसके नाम पे, धर्म के नाम पे। तो कहीं ना कहीं ये जो पार्टीशन हुआ ना हमारे देश का, वो भी बहुत बड़ा थ्रेट रहा हमारे लिए। ठीक है, एज एन इमरजेंस ऑफ नेशन, जैसे जैसे हमारा जो देश है वो थोड़ा प्रोग्रेस किया, मेच्योर होने लगा, तो बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे सामने आने लगे। कैसा, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड में। ठीक है, बट प्रोग्रेस हैज़ बीन इम्फार्ड बाय द वेरियस चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी फेस बाय कंट्री। हमारे सामने जैसे जैसे हमारा देश ग्रो होने लगा, बहुत सारे इंटरनल सिक्योरिटी के मामले, या फिर बहुत सारे इंटरनल सिक्योरिटी का जो इशू है वो हमारे सामने आते रहे। ठीक है, ओवर द ईयर्स इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम हैव मल्टीप्लाइड ड्यू टू लैंग्विस्टिक रूट, इंटर स्टेट डिस्प्यूट, कास्ट एंड इथेनिक टेंशंस इटिशी। देखिए, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, ठीक है, मैं अगर ब्रीफ में समझाऊं, तो हमारे पास क्या टेंशन थे, हमारे पास क्या समस्याएं थी। हमारे पास समस्याएं थी कि एक कम्युनल वार था, पहला कम्युनल वार धर्म के नाम पे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, धर्म था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हमारा देश बढ़ने लगा, तो हमारे सामने बहुत तरीके से वार, मतलब कि
हमारे सामने इंटरनल सिक्योरिटी होने लगी। देखिए पहले लैंग्विस्टिक होने लगा, ठीक है। लैंग्विस्टिक में समझाता हूँ कैसे। ये जो आप आज देख पा रहे हैं, यहाँ महाराष्ट्र है, यहाँ मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, ये सब कब पहले नहीं हुआ करते थे। 1956 में, सॉरी 1956 में हमारे देश को रीऑर्गेनाइज किया गया था, उन्हें फिर से स्टेट में बांटा गया, ठीक है। तो ये जो मध्य प्रदेश था ना, वो पहले छत्तीसगढ़ और दोनों मध्य प्रदेश और ये छत्तीसगढ़ एक हुआ करते थे, जिससे पहले मध्य भारत बोला जाता था। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक थे, बिहार झारखंड एक थे, ठीक है। उसी तरह से तेलंगाना आंध्र प्रदेश एक थे। लेकिन ये सारे टूटने लगे। क्यों टूटने लगे? क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, इन्हें लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट चाहिए था, ठीक है। तो ये पहला, आज़ादी से पहले तो ये सब नहीं था ना, आज़ादी के बाद से इस तरह स्टार्ट होने लगा। तो वही बोलने लगा कि जैसे जैसे हमारा देश ग्रो हुआ, तो पहला तो लैंग्विस्टिक रूट, दूसरा है इंटर स्टेट डिस्प्यूट भी होने लगा। जैसे कि यहाँ पे जो नदी बहती है, वो कभी कभी क्लेम करता है तमिलनाडु कि ये इसके कुछ ज़्यादा वाटर यूज़ कर पा रहे हैं, हमने वाटर यूज़ नहीं किया। तो एक दूसरे राज्य में डिस्प्यूट होने लगते हैं, कभी न कभी रिवर को लेके डिस्प्यूट हो जाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे डिस्प्यूट हैं, ठीक है। कोई स्टेट को लेके, कोई प्लेस को लेके भी दो राज्यों के बीच में डिस्प्यूट होते रहते हैं, ठीक है। तो क्या ये पहले आज़ादी से पहले की बात थी? नहीं, ये आज़ादी की बाद हुई। कास्ट का डिस्प्यूट, फिर एथनिक टेंशन, ये सब जो है सो कहीं ना कहीं हमारे भारत जैसे जैसे ग्रो हुआ वैसे वैसे होने लग गए, ठीक है। इन 1956 द कंट्री वॉज फोर्स्ड टू रीडिफाइन इट्स इंटर स्टेट बाउंड्री ड्यू टू लैंग्विस्टिक रूट। जो हमारा जो इंटर स्टेट बाउंड्रीज है, ये जो बाउंड्रीज दिख रहे हैं ना आपको, ये इंटर स्टेट बाउंड्रीज बोला जाता है इसे, जो कि एक स्टेट को दूसरे स्टेट से सेपरेट करता है, ठीक है। तो आज़ाद हुआ तो 1956 में इसे फिर से रीऑर्गेनाइज कराया गया था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ये सारे चैलेंजेस हमारे कंट्री पे आते रहे हैं। अब बात करते हैं मेजर चैलेंजेस की। तो पहला दिया गया है हिंटरलैंड टेररिज्म, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक। तो देखिए जो भी हमारे यहाँ टेररिज्म होता है, जो टेरर अटैक होते हैं, वो सारे एक पहला फैक्टर है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का चैलेंजेस में, ठीक है। फिर है जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी एंड टेररिज्म। पहले बात मैं आपको बहुत अच्छे से जम्मू कश्मीर के बारे में बता चुका हूँ कि जम्मू कश्मीर जो है सो पहले हमारे यहाँ के जो राजा रंजीत सिंह थे, वो इंडिया का पार्ट नहीं होना चाहते थे, ठीक है। तो ये सेपरेट नेशन चाहते थे। तो पाकिस्तान इस पे अटैक कर दिया और यहाँ से कुछ पोर्शन वो कैप्चर कर लिया हमारे आज़ादी से पहले। फिर सरदार वल्लभ, जब इनको फील हुआ कि नहीं हमें इंडिया में ही मिलना चाहिए, तो ये इंडिया में मिल गए। लेकिन इतना एरिया हमारे यहाँ से कैप्चर हो चुका था। अब ये कैप्चर हो गया तो ये कंट्रोल में किसके चला गया? पाकिस्तान का। और ये जो कंट्रोल में किसका चला गया? इंडिया का। अब जब इंडिया का चला गया तो ये इंडिया तो पूरा क्लेम करता है ये पूरा उनका है, क्योंकि ये एक टाइम आप कुछ कीजिए, ये एरिया तो कश्मीर का ही है और कश्मीर तो हमारा है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान के यहाँ फंडिंग करते हैं, ठीक है। पैसे देते हैं, लोगों को बहकाते हैं, उन्हें उल्टा फुल्टा धर्म के बारे में बता के उन्हें जो है सो टेरर अटैक करवाते हैं। तो पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं ये जो जम्मू कश्मीर का मिलिटेंसी है वो भी हमारे लिए एक खतरा का चैलेंजेस है, मतलब चैलेंजेस है हमारे लिए इंटरनल सिक्योरिटी को। फिर है इंसर्जेंसी इन नॉर्थ स्टेट में विद्रोह, एक टाइप से बोल सकते हैं, ठीक है। सॉरी, नॉर्थ ईस्ट में, जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे इस वाले एरिया को हम लोग नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट यही है, ठीक है। तो जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वहाँ पे कहीं ना कहीं विद्रोह चलते रहता है। जैसे कि फ़िलहाल में नागालैंड, ठीक है। ये नागालैंड जो है ना वो हमेशा सेपरेट कंट्री का डिमांड कर देता है कि नहीं हम इंडिया में रहना ही नहीं चाहते, हमें सेपरेट कंट्री चाहिए, तो हम इंडिया से अलग होना चाहते हैं। तो ये जो है सो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट एरिया भी हमारे लिए बहुत ही सेंसिटिव है, ठीक है। फिर है लेफ्ट विंग्स एक्सट्रीज़म। देखिए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म है ना भाई, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। इसके बारे में फ्यूचर पे दिया गया है, बस मैं आपको इतना समझा दूं कि जब कोई
देश का युवक, ठीक है, देश के अगेंस्ट ही कुछ काम करने लग जाए, ठीक है, जैसे टेरर वगैरह काम करने लग जाए, जिसको नक्सलिज्म भी बोलते हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म, ठीक है। फिर है ऑर्गेनाइज क्राइम एंड इट्स नेक्सस विथ टेररिज्म, यानी कि जो भी क्राइम हुए, जैसे कि मान लीजिए किसी बच्ची का किडनैप हो गई, ठीक है, और उसका लिंकेज अगर टेररिज्म से मिल जाता है तो ये भी हमारे लिए चैलेंजेस है भाई, हमारी कंट्री के लिए खतरा है ना, कि हमारी बेटियां, हमारी बहू बेटियां जो भी हैं वो भी आज के टाइम पे किसी टेररिज्म का शिकार हो जा रही है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंजेस है। फिर है कम्युनल, ये तो भाई देश के पहले से भी था और देश के बाद भी है ही है, और ये हमारे देश का सबसे बड़ा थ्रेट है, ठीक है। वो क्या है? जात धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ना, ठीक है। आज जो देखिए हमारा कंट्री जो पार्टीशन हुआ है वो कहीं ना कहीं कॉम ये धर्म के नाम पे ही हुआ है, कम्युनल हुआ है, ठीक है। फिर सेवेंथ इन लोगों ने दिया है कास्ट एंड एथनिक टेंशन। ये जो कास्ट है, ठीक है, कि तुम थोड़े लोअर कास्ट के हो तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे, हम तो अमीर लोग हैं, अमीर घराना के लोग हैं, तो ये सब जो चैलेंजेस हैं, किसी के प्रति डिस्क्रिमिनेशन करना, ये गलत है ना। तो ये जो कास्ट एंड इथेनिक टेंशन है, ये भी हमारे यहाँ पे टेंशन है, क्योंकि इसको हमें ख़त्म करनी है किसी भी कीमत पे, तो इसे ख़त्म करना है, तो ये भी हमारे लिए इंटरनल सिक्योरिटी है। अपर कास्ट वाले बोलेंगे कि नहीं भैया हम इसको ख़त्म करने तो देंगे नहीं, ठीक है, तो ये ना कहीं हमारे लिए क्या है, एक टेंशन है। फिर है रीजनलिज्म एंड इंटर-स्टेट डिस्प्यूट। जैसे कि एक मैं आपको बताता हूँ रीजनलिज्म का बेस्ट एग्जांपल। जैसे तेलंगाना जो है ना, आंध्र प्रदेश जब तेलंगाना से आज़ाद हुआ था, आज़ाद क्या मतलब एक अलग स्टेट बना था, तो बहुत सारे देश से प्रपोजल आने लगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि हमें भी एक अलग स्टेट का दर्जा दीजिए। तो ये जो रीजनलिज्म है, ठीक है, ये हमारे कंट्री को बहुत खतरनाक घातक है। कहीं ना कहीं इंटर स्टेट डिस्प्यूट, भैया आप एक देश के लोग हो, आप देश में ही लड़ोगे तो ये भी तो हमारे लिए देश का खतरा है ना, तो ये भी इंटर स्टेट डिस्प्यूट भी हमारे लिए खतरा है। फिर 9th पॉइंट दिया हुआ है साइबर क्राइम। आज के टाइम पे भाई लाखों लाख करोड़ों करोड़ बैंक से घपले हो जाते हैं, किसी को पता तक नहीं चलता, तो कहीं ना कहीं ये साइबर क्राइम भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चैलेंजेस भी है। फिर 10th दिया हुआ बॉर्डर मैनेजमेंट, बॉर्डर को मैनेज करना, ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए चैलेंजेस है, ठीक है, कि कौन हमारे कंट्री में आ रहे हैं, कौन कंट्री से जा रहे हैं, तो ये सब भी मैनेज करना हमारे लिए बहुत चैलेंजेस है। कि जैसे कि यहाँ देखिए म्यांमार से लेके, म्यांमार का जो हमारा बॉर्डर है, इसके बीच ना कोई भी बॉर्डर नहीं था, ठीक है, ऐसा कोई मार्किंग नहीं किया हुआ है कि कोई ये जो बोल लीजिए आप तार बोलते हैं ना, तो तारिंग नहीं किया हुआ है, बाढ़ ने दिया हुआ है, तो ये सब कुछ नहीं किया हुआ है। तो हमारे बीच में ये टेंशन लगी होती है, ये चिंता होती है कहीं इस देश के लोग इस देश में ना आ जाए, तो बॉर्डर का मैनेजमेंट करना, ये सब भी बहुत चैलेंजेस है, चैलेंज से भरपूर है, ठीक है। फिर है कोस्टल सिक्योरिटी, ये जो तटीय एरिया है इसका सिक्योरिटी करना, क्योंकि बहुत सारे नाव पोर्ट्स यहीं इधर ही लोकेटेड होते हैं। बेसिकली ये जो एरिया होता है ना, ये किसी भी कंट्री का बेसिकली समझिए कि वो दिल है। अगर इस पे अटैक हो जाए तो समझिए देश का इकोनॉमी डूब सकता है, ठीक है। तो ये जो मैनेजमेंट है, कोस्टल एरिया का मैनेजमेंट, ये भी एक कंट्री के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। इन 1950s, देखिए 1950 के आसपास में नॉर्थ ईस्ट के एरिया में, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के एरिया में एक हमारे नहीं लेकिन वहाँ पे अजामी जापू फिजू नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने ना एक रिवोल्ट छेड़ दिया था, ठीक है। और वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था वो रिवोल्ट? मणिपुर, मिज़ोरम और फिर त्रिपुरा, ये 3 स्टेट में फैले हुए थे। कहाँ कहाँ? मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा, ये एरिया में कहीं ना कहीं फैला हुआ था। और मैं अगर उनका फ़ोटो भी दिखाऊं तो ये थे,
तो आप उनका फ़ोटो इमेज देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ सर्च करके रखा है। तो ये थे, इन्होंने क्या किया कि नॉर्थ ईस्ट एरिया के जो लोग थे उनको भड़काना स्टार्ट किया, ठीक है। उन्हें बताना स्टार्ट किया कि हम एक इनसिक्योर प्लेस में हैं, इंडिया हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता, हमारी कल्चर का कोई रक्षा नहीं कर सकता। और इन्होंने क्या किया कि देश से अलग होने का डिमांड रखने लगे। और इनके वजह से क्या हुआ कि मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, ये 3 एरिया था ना, मिज़ोरम, मणिपुर और त्रिपुरा, ये 3 में ना बहुत तेज़ी से वहाँ पे रिवोल्ट होने लग गए, ठीक है। कब? 1954 में। और इन्होंने ना लगभग सेपरेट नेशन का डिमांड कर ही दिया था। फिर गवर्नमेंट ने उन्हें दबा के मारा, तब ये शांत हुए। लेटर द पार्ट ऑफ 1960 सॉ द राइज ऑफ नेशनलिज्म। देखिए बात ऐसा ना कि 1960s के बाद में लोगों को जॉब वगैरह मिलना कम हो गए, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही हथियार उठा लिया और बोला कि हमें जॉब नहीं मिलेगा तो हम लोगों को मारना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या होने लगा कि नक्सलिज्म का राइज होने लगा। एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज अंडर डेवलप्ड कंट्री। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था हम लोग उतने डेवलप नहीं थे, ठीक है, अंडर डेवलप हुआ करते थे, हमारे पास कुछ नहीं था। जब आज नासा तो चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया, जब ये तब की बात है जब नासा साइकिल पे ना अपना साइकिल पे मिसाइल लिखता था और छोटे छोटे जो भी रॉकेट का पार्ट्स है वो साइकिल पे लगा जाता था। हमारे यहाँ इतने अंडर डेवलप में रहे हैं हमारे कंट्री, आज तो खैर बहुत आगे निकल गया हमारा भारत। एंड हैड टेकन अप द टास्क टू रिबिल्डिंग द कंट्री। और ये हमारा जो रिबिल्डिंग कंट्री था, हमारे रिबिल्ड करने का ये टास्क रहा था। द कंट्री अडॉप्ट इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ मॉडल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए हमारा जो कंट्री आज़ाद हुआ ना, तो हम लोग ने धीरे धीरे करके हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ हम लोग ऐसा ही अडॉप्ट किए थे। तो अचानक से किसी को जॉब वगैरह मिलने नहीं लग जाएगा, तो इसकी वजह से क्या हुआ, नेशनलिज्म बढ़ने लगे और हम लोग बहुत सारी चीज़ों में फेल होने लगे। अनएम्प्लॉयमेंट हाई हो गया, अंडर डेवलपमेंट हो गई हमारी, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आने लगे हमारे कंट्री में। तब दिस सिचुएशन वॉज एक्सप्लॉइटेड बाय द वेरियस पीपल to pose a very dangerous challenges to the country internal security in the form of मोजलिज्म, नेक्सलिज्म, लेफ्ट विंग्स एक्सट्रीमिज्म। देखिए बात समझिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा क्या इंक्लूसिव ग्रोथ को फॉलो कर रहे थे, मॉडल को। और उसकी वजह से क्या हुआ कि हमें जो है अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर डेवलपमेंट, ये सबको बहुत फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से बहुत सारे जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म थे हमारे देश के लोग थे, हमारे अगेंस्ट हो गए थे। और 2006 में कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह ने ये रियलाइज़ किया कि ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, ठीक है, ये जो देश के लोग ही है, नक्सलिज्म है, ये सब हमारे यहाँ पे एक्सेप्ट किया था, ठीक है। किसने एक्सेप्ट किया था? मनमोहन सिंह ने। कब किया था? 2006 में, ठीक है। देखिए 1990s में क्या हो रहे थे ना कि जो कश्मीर का एरिया था, ठीक है, अगर मैं आपको मैप में ले चलूँ, कश्मीर का एरिया था, वहाँ पाकिस्तान ने मिलिट्री भेजना स्टार्ट कर दिया और मिलिट्री को बोल रहे थे कि यहाँ पे अटैक करने के लिए। आप अगर इसको देखना चाहते हैं ना, तो ये जो मूवी आई थी फ़िलहाल जो कश्मीर फाइल नाम की, ठीक है, वो उसी टाइम की है। उसमें जो था वो मूवी को ज़रूर देखें, ठीक है। उसमें बेसिकली बताया ही यही गया है कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से मिलिटेंसी का बढ़ावा हुआ और हमारे देश में किस तरह से लोगों का ये पतन होना या फिर उनका जो टेररिज्म था उनके प्रति बढ़ना दिखाया गया उस मूवी में बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर जो है राइज ऑफ इंडियन मुजाहिदीन, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा मुजाहिदीन के बारे में समझा दूँ। देखिए इंडियन मुजाहिदीन ना एक टीम हुआ करते थे जो लगभग 2000 के आसपास में बनना स्टार्ट किए। उन लोगों का काम क्या था? साइबर क्राइम करना, ठीक है। उन लोगों का काम था साइबर क्राइम करके पैसा वैसा हड़पना या फिर कोई ऑनलाइन काम करके या बम ब्लास्ट करवाना, ये सब उनका काम था कि इनका इंडियन मुजाहिदीन। और ये इन्होंने देश को बहुत बहुत तरीके से तोड़ा है भाई, मैं बता नहीं सकता, ठीक है। दिस हैज़ अगेन बीन सपोर्टेड बाय द अनफ्रेंडली नेबर्स बिकेम अ क्लियर एविडेंस ड्यूरिंग द 26/11, ठीक है। तो ये जो इंडियन मुजाहिदीन थे इनको फंड कौन प्रोवाइड करता था? इनको प्रोवाइड करते थे पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान तो खैर बहुत बड़ा सपोर्टर है इंडियन मुजाहिदीन का, और कहीं ना कहीं चाइना, ठीक है।
ये दो कंट्री हमेशा से इंडिया के पर रहे। और कहीं ना कहीं जो 26/11 का जो अटैक हुआ था मुंबई में, ठीक है, वो बहुत बड़ा कारण था यही इंडियन मुजाहिदीन का, ठीक है, इंडियन मुजाहिदीन का। और प्लस में कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पे मिलिटेंसी का जो इंक्रीमेंट हो रहा था वो भी कारण रहा किसका, 26/11 का जो अटैक हुआ था उसका, ठीक है। कहाँ पे, मुंबई में हुई थी, ये थोड़ा सा याद कर ले, अच्छा रहेगा। 26/11 का जो अटैक था मुंबई में हुआ था। उस टाइम पे 1990 के आसपास में, 1990 के आसपास पे बहुत सारे बूस्ट देखे गए हमारे इंटरनेशनल टेररिज्म को लेके। उन्होंने जो माफियाज थे उनको भेजना स्टार्ट किया, और ये सब बहुत ज़्यादा हमारे कंट्री पे देखा गया था। ड्रग ट्रैफिंग देखा गया, स्मगलिंग देखा गया, हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे हमारे हमारे फेक करेंसी को पंप करना, ये सब हमारे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा देखा गया था, ठीक है। पंपिंग ऑफ फेक करेंसी नोट, FICN, ठीक है, टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो फंडिंग ये सब उसमें के टाइम पे बहुत देखा जा रहा था। किस समय पे, 1990s के आसपास में। तो ये सब हमारे लिए बहुत खतरा था। अगर भाई आपका कोई नोट ही बनाने लग जाए तो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है भाई, क्योंकि आपका नोट बना दे रहा है यार, समझिए ना। आगे कह रहा है साइबर सिक्योरिटी इज द लेटेस्ट चैलेंज। तो साइबर सिक्योरिटी है ना, जो ऑनलाइन का जो आजकल ये बैंक वगैरह चोरी हो जाते हैं, ये सब पहले नहीं होता था। ये जब से ये ऑनलाइन डिजिटल वॉर स्टार्ट हुई है ना, तब से ये स्टार्ट हुई है। कौन सा, साइबर सिक्योरिटी। और ये कितना खतरनाक है आप इस बात से पता लगा सकते हैं कि 2013 में ना, 2013 में 10 बड़े बिजनेसमैन का जो प्राइवेट डेटा था उसे लीक कर दिया गया था। और ये इतना खतरनाक है कि ये किसी भी इकोनॉमी को डुबो सकता है और उसकी सिक्योरिटी को भी डैमेज कर सकता है। अगर आप इसके बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। और अब जैसे जैसे मोबाइल और इंटरनेट बढ़ते जा रहे हैं, वैसे स्प्रेडिंग ऑफ डिसइंफॉर्मेशन बढ़ना और फैलना ये अब आम होते जा रहा है। और इसकी वजह से जो आग है ना, आग किसका आग, ये वायलेंस का आग, वो बढ़ता ही जा रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हाल फिलहाल में क्या हुआ था कि जो सोनू नाम का एक व्यक्ति था नूह में, अगर मैं आपको मैप में लोकेट करूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं, कहीं हरियाणा का एक नूह एरिया है। यहाँ पे सोनू ने क्या किया कि सोशल मीडिया के थ्रू एक पोस्ट कर दी, ठीक है। उसमें उसने डिस इन्फॉर्मेशन दिखाया, जिससे क्या हुआ कि मुस्लिम कम्युनिटी लोग भड़क गए और यहाँ पे एक वायलेंस हो गया। तो यानी कि जो सोशल मीडिया है आज के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा डिस इन्फॉर्मेशन फैलाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि वायलेंस बढ़ता जाता है। और 2012 में क्या हुई थी ना कि 2012 में जो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग स्टूडेंट हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टूडेंट हैं, वे यहाँ से भाग के अपने एरिया में आने लगे, ठीक है। किसके बढ़ने से, ये बढ़ने से हुआ आपके कम्युनिकेशन के जो बढ़ने से हुआ, ऐसे प्रॉब्लम आने लगे हमारे पैन इंडिया में। और ये जो सोशल मीडिया है ना, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी क्रिएट करने का औकात रखती है, ठीक है। और ये इस टाइप का जो वॉर करता है, यानी कि ये जो वॉर चल रही है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल वॉर। मैं इसके बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये क्या क्या क्रिएट कर सकती है। ये एक्सप्लॉइटिंग सोशल, ये सोशल जो हमारा लाइफ है उसे भी एक्सप्लॉइट करने का पावर रखती है। कौन सा, आज का टाइम का जो सोशल मीडिया है ना वो, ठीक है। इकोनॉमिक, हमारे जो इकोनॉमी है उसे भी डिसस्टेबल कर सकती है, रिलीजियस तो कर ही रही है, ठीक है। और बहुत सारे चीज़ हमारे यहाँ पे इसे इफ़ेक्ट कर सकती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप बहुत सारे लोग ध्रुव राठी को जानते होंगे, आई होप यू मे अवेयर अबाउट हिम। तो वो क्या करता है ना कि वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है, ठीक है। तो लोग के बीच में क्या हो रही है, वो मिस इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, लोग उसे ट्रूथ मान लेते हैं, ठीक है। मैं नहीं कर रहा कि वो हमेशा झूठ ही बोल रहा होगा, मे बी वो झूठ बोल रहा है, मे बी वो सच बोल रहा है, लेकिन
वो जो इन्फॉर्मेशन देता है ना वो बेसिकली बहुत ज़्यादा किसी एक पार्टी की तरफ टिल्टेड होती है। मैं पार्टी का नाम नहीं लूँगा, बस इतना ही समझिए, किसी पार्टी की तरफ टिल्टेड होती है। उसे क्या हो रही है, उसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही है, वो हमेशा बीजेपी के अगेंस्ट बोलता है, बस इतना मैं खुलेआम बोल सकता हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में बीजेपी के प्रति क्या होगी, थोड़ा सा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई ना, तो ये जो साइकोलॉजिकल है किसी के दिमाग के साथ खेलना, वो क्या होता है, उसको बोलते हैं साइवार या फिर साइकोलॉजिकल वॉर भी बोलते हैं उसे। और ये जो है ना फोर्थ जनरेशन वेलफेयर है, ये वॉरफेयर है, ये जो है फोर्थ जनरेशन। पहले के लोग क्या करते थे, बम बारूद गोला बारी ये सब खेलते थे, लेकिन अब जो है ना, अब फोर्थ जनरेशन, यानी कि लोग यहाँ कम्युनिकेशन कर करके या फिर लोगों को अपनी तरफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के थ्रू अब वार करने लगे हैं, ठीक है। और ये बहुत घातक होते जा रहा है, जिसे हम आज के टाइम पे फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर भी कहते हैं। और ये बेसिकली जो है ना, ये बैटल ग्राउंड कहीं सिविल सोसाइटी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखती है। ये जो है लोगों के माइंड तक कंट्रोल कर लेती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्क्वरिंग द लैंड इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड ऑफ सिविल सोसाइटी यूजिंग द साई ऑप्स। देखिए, पहले लोग क्या करते थे, पहले दो जो लड़ाई होती थी दो योद्धाओं के बीच में, उसे क्या होता था, वो उससे लैंड लिया करता थे, किसी के ज़मीन लिया जाता था, किसी के प्रॉपर्टी को छीन लिया जाता था। लेकिन आज के टाइम पे वो विजेता नहीं है, विजेता वो है जो लोगों की माइंड को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन यूट्यूबर्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर भी हैं, जैसे कि मान लीजिए कल को आज के टाइम पे रॉकी भाई का बहुत ज़्यादा क्रेज है, ठीक है। तो अगर वो कल के रॉकी भाई किसी की तरफ टिल्टेड हो जाते हैं, किसी पार्टी की तरफ टिल्टेड हो जाते हैं, तो उनका फैन फॉलोइंग भी तो उनकी तरफ टिल्टेड हो जाएगी ना। तो ये क्या हो रही है, एक टाइप से साइकोलॉजिकल वार हो रही है, ठीक है। और इस टाइप के जो ऑपरेशन दिए जाते हैं, यानी कि ये जो आपके यहाँ जो भाषण दिए जाते हैं, ये भी जो भी लॉजिक अपनाए जाते हैं, उसको उसे क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है ना, द वन हु कंट्रोल द सिविल सोसाइटी वुड अल्टीमेटली रूल द वर्ल्ड। यानी कि जो कोई भी सिविल सोसाइटी को कंट्रोल कर लेता है ना, वो दुनिया को जीत लेता है। Another big problem is that these groups are globally networked as opposed to Indian police which difficult even networking at national level। देखिए, इसका दूसरा प्रॉब्लम क्या है ना, कि ये लोग भी कभी कभी हमारे पुलिस, हमारे आर्मी जवान लोग को भी अपोज करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है सो कहीं ना कहीं हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। बॉर्डर मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर कंटेनिंग थ्रेट टू आवर इंटरनल सिक्योरिटी। देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी बहुत तरीके से हो गया, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी हमारा जो बॉर्डर मैनेजमेंट है, बॉर्डर को मैनेज करना, वो भी बहुत तरीके से हो सकती है। देखिए, अगर आपका बॉर्डर वीक है, बॉर्डर कमज़ोर है, तो उससे क्या होंगे, उससे जो इलीगल माइग्रेंट आ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारा जो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट एरिया है, ठीक है, इस वाले एरिया पे, अब मैं इसे थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ जो कहीं ईस्ट वाला, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, अगर इस पास से हमारा बॉर्डर थोड़ा वीक रहा, वहाँ पे हमारे आर्मी जवान उतने नहीं हैं, तो कल को क्या होंगे, कल के यहाँ के लोग इधर आएंगे, यहाँ का जो फेक करेंसी हो बना होगा वो भी हमारे कंट्री में सप्लाई हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, हमारी कंट्री को कहीं ना कहीं बहुत तरीके से टेरर फंडिंग भी करवा सकती है, जिससे हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का जो इशू है ना, वो बढ़ सकता है। वे ड्रग्स वगैरह भी हमारे यहाँ पे भेज सकते हैं, वो किसके वजह से, वीक बॉर्डर मैनेजमेंट के वजह से भी। देर हैज़ बीन एन इंक्रीज ऑफ हॉस्टिलिटी अगेंस्ट द इलीगल माइग्रेंट इन द नॉर्थ ईस्ट। और वैसे भी जो हमारे नॉर्थ ईस्ट का एरिया है ना, वहाँ पे बहुत सारे लोग इलीगल माइग्रेंट हो चुके हैं। जस्ट मैंने अभी यही समझाया कि यहाँ पे जो अगर वीक हो गया तो लोग ऑलरेडी माइग्रेंट कर जाएंगे, और हुआ भी ऐसा है, ऐसा हो भी चुका है कि यहाँ के बहुत सारे जो म्यांमार के लोग हैं ना, वो हमारे कंट्री पे एंट्री कर चुके हैं, और बहुत लोग अभी भी रह रहे हैं।
और ये हमारी जो कंट्री है ना उसको इकोनॉमिकली भी बहुत सारी प्रॉब्लम दे सकता है। देखिए ये तो हो गई वैसे मामले जो किसी कोई मिलिट्री या ट्रेडिशनल के मामले में सुधार भी सकते हैं, बट कुछ ऐसे भी हमारे कंट्री में इंटरनल सिक्योरिटी है जिसको हम लोग ना तो मिलिट्री के थ्रू और ना ही ट्रेडिशनल के थ्रू हम लोग सुधार सकते हैं। वो क्या है? दीज इंक्लूड क्लाइमेटिक सिक्योरिटी। अगर मान लीजिए कहीं साइक्लोन आने वाली है, ठीक है, तो उसे मैनेज करना, फिर है डिजीजेस, फिर है एनर्जी वाटर फूड इशूज, फिर रिसोर्सेज वार्स एंड पॉवर्टी इकोनॉमिक, ये सब जो है वो कहीं ना कहीं हमारे जो कंट्री है ना वो इसे मिलिट्री के थ्रू आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसे वेलफेयर के थ्रू आपको सॉल्व करना पड़ेगा, हमारे देश को एक अच्छी राहों पे लेना पड़ेगा इसके लिए। तो थैंक यू गाइस, आप यहीं पे वीडियो को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक मारना, और इसके आगे का पार्ट्स मैं बनाऊँगा और जल्दी अपलोड करूँगा। थोड़ा सा बीमार हूँ इसलिए थोड़ा आँखों में जोर नहीं डालना चाह रहा हूँ, वरना ये भी ख़त्म कर देता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।